Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 15, 9th Computer Science, chapter number 1. आज के लेक्चर में हम टेस्टिंग की अहमियत, टेस्ट डेटा की टाइप्स, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करें। सबसे पहली बात तो ये कि हमने ये देखना है टेस्टिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है। बेटे, जब हमने कोई सिस्टम डेवलप किया, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, कोई सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम का हमने को डिज़ाइन किया, बनाया, तो फिर हमें उस सोल्यूशन की इफ़ेक्टिवनेस, उस सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस किस हद तक वो मौसर है, उसकी कारकर्दगी को चेक करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, गैर मुतवक्को सूरत हाल में वो कैसा रद्द अमल जाहिर करता है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं। ये मरहला टेस्टिंग का कहलाता है और टेस्टिंग करने के लिए टेस्ट डेटा इस्तेमाल किया जाता है। चुनाचे टेस्ट डेटा फिर ऐसा डेटा होगा जिस डेटा को इस्तेमाल करके आप किसी भी सिस्टम या किसी भी सोल्यूशन की दुरुस्तगी, उसके मौसर होने, उसके काबिल कबूल और गैर मुतवक्को सूरत हाल में उसके सही तौर पे काम करने या सही रद्द अमल का जाहिर करने की हालत को आप चेक करते हैं। ऐसा डेटा टेस्ट डेटा कहलाता है और ये अमल टेस्टिंग का अमल कहलाता है। टेस्टिंग की अहमियत क्या है बेटे? टेस्टिंग की अहमियत ये है कि सबसे पहली बात तो है कि आप अपने सिस्टम में से गलतियों की, डिफेक्ट्स की निशानदही कर सकते हैं। जब आपको अपने सिस्टम में मिस्टेक्स की, गलतियों की निशानदही हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी कमी है और उस कमी को आप दूर कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि आप इस बात को चेक कर सकते हैं कि आपका सिस्टम गैर मुतवक्को सूरत हाल में उसका क्या रद्द अमल है, आपका सोल्यूशन क्या गैर मुतवक्को सूरत हाल में भी दुरुस्त तौर पे काम कर रहा है या नहीं, क्या गैर मुतवक्को सूरत हाल को संभालने की या उसे हैंडल करने की आपके सिस्टम में गुंजाइश है या नहीं है। फिर इससे एक और भी ये फ़र्क पड़ता है टेस्टिंग से कि आप अपने सिस्टम की कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। आपका सिस्टम या जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल, काबिल भरोसा, काबिल एतमाद होगा, मौसर होगा और उसकी क्वालिटी वो बेहतर होगी और उसका आप क्वालिटी का तयन कर सकते हैं कि किस हद तक ये इसकी क्वालिटी बेहतर है। और साथ ही साथ आपके फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे, आपको दोबारा से काम नहीं करना पड़ेगा, वैल्यूएबल रिसोर्सेज आपके ज़ाया होने से बच जाएंगे। सिस्टम आपका ये जो डिज़ाइन किया हुआ है उस सिस्टम की अफादियत दूसरे सिस्टम्स की निस्बत, दूसरे सोल्यूशंस की निस्बत ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मौसर बन जाएगी और ये फ़ायदा आप टेस्टिंग से उठा सकते हैं। मज़ीद ये कि टेस्टिंग के लिए अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखूं तो टेस्टिंग की अहमियत का उस एग्ज़ाम्पल से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फ़र्ज़ किया एक कार बनाने वाली कंपनी कार का एक मॉडल लॉन्च करती है और उसमें कार की सेफ्टी को उसने चेक करना है कि कार किस हद तक महफूज है। तो उसके लिए फिर उसमें वो रोबोट ड्राइवर या डमी ड्राइवर बिठा के एक्चुअली टेस्टिंग रूम में कार का दीवार के साथ क्रैश करवाएगी, जिससे पता चलेगा क्या एयर बैग्स वक्त पे खुले या नहीं खुले, सिक्योरिटी सिस्टम सही तौर पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ड्राइवर को किस हद तक नुकसान पहुंचा है, कार को किस हद तक नुकसान पहुंचा है। ये सारी बातें इनके बारे में आप जान सकते हैं। ये टेस्टिंग की मदद से ही आप जानेंगे और टेस्ट करके ही पता चलेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि कार बनाने वाले, कार के डिज़ाइनर्स सबको पता चल जाएगा कि उनकी कार किस हद तक महफूज है और कार के महफूज होने के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तौर पे बता सकेंगे और उस बात को पब्लिसाइज भी कर सकेंगे कि हमारी कार इतनी ज़्यादा महफूज है कि अगर इस किस्म का भी क्रैश होता है तो ड्राइवर को इसमें नुकसान नहीं होता है, जो पैसेंजर्स हैं वो महफूज रहते हैं। तो ये फ़ायदा होता है टेस्टिंग का। अब इसके बाद अब देखते हैं कि टेस्ट डेटा की टाइप्स क्या है। बेटे, टेस्ट डेटा की टाइप्स में पहली टाइप जो टेस्ट डेटा की है वो है बेटे वैलिड टेस्ट डेटा। वैलिड टेस्ट डेटा से मुराद ये है कि ये ऐसा टेस्ट डेटा होगा जो एल्गोरिदम की इनपुट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिकत रखता होगा, जो इनपुट देना है उससे बिल्कुल मुताबिकत रखता होगा। ये इसलिए हम देते हैं ताकि
हम चेक कर सकें कि सिस्टम किस हद तक दुरुस्त है, स्टेबल कितना है, उसकी कारकर्दगी को देख सकते हैं, फंक्शनिंग को चेक कर सकते हैं, इसलिए वैलिड टेस्ट डेटा दिया जाता है। और फर्ज किया इस ज़िम्मन में मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक आपने ऐसा एल्गोरिदम डेवलप किया जिसमें 1 से लेकर 100 तक आपने नंबर्स दाखिल करने हैं, तो 1 से 100 तक जो नंबर्स की रेंज है, कोई भी वैल्यू जो आप एंटर करते हैं वो वैलिड टेस्ट डेटा में शुमार होगा। मसलन हम 1 एंटर करते हैं, 10 एंटर करते हैं, 90 एंटर करते हैं, 99 एंटर करते हैं, 100 एंटर करते हैं, ये वैलिड टेस्ट डेटा होगा। तो ये वैलिड टेस्ट डेटा की रेंज होगी। अगर इस रेंज से बाहर जाएंगे तो वो वैलिड टेस्ट डेटा में शुमार नहीं होगा। ऐसे ही अगर आपने कोई एग्जामिनेशन सिस्टम बनाया हुआ है और उस एग्जामिनेशन सिस्टम में ये कि कम से कम आपने किसी सब्जेक्ट के 0 मार्क्स दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फुल मार्क्स दे सकते हैं, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसके टोटल 75 मार्क्स हो तो उसमें कम से कम नंबर 0 दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 75 दे सकते हैं। तो 0 से 75 तक मार्क्स की जो रेंज होगी वो वैलिड टेस्ट डेटा होगी। उसमें आप 0 दे दें, 10 दे दें, 15 दे दें, 25 दे दें, 75 दे दें, ये वैलिड टेस्ट डेटा होगा। इससे बाहर जो रेंज होगी वो इनवैलिड टेस्ट डेटा होगा। इनवैलिड टेस्ट डेटा ऐसा टेस्ट डेटा होगा कि जो यूजर के गैर मुतवक्को या उसका जो रद्द-ए-अमल होगा, कोई गैर ज़रूरी तौर पे वो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगा, उसको चेक करने के लिए और उसको हैंडल करने के लिए हम सिस्टम को चेक करेंगे। तो ऐसा टेस्ट डेटा इनवैलिड टेस्ट डेटा में शुमार होगा और ये यूज़र जो एल्गोरिदम की इनपुट रिक्वायरमेंट से मुताबिकत नहीं रखता होगा। तो ये हम किस लिए करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा सिस्टम किस हद तक स्टेबल है, और अगर उसको इनवैलिड डेटा दिया जाता है जो दुरुस्त रेंज में नहीं है, क्या हमारा सिस्टम सही तौर पे रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगा, क्या एरर मैसेज से इस बात की निशानदेही करेगा, सिस्टम कहीं क्रैश तो नहीं हो जाएगा। ये सारी बातें हमें इनवैलिड टेस्ट डेटा से पता चलती हैं। मसलन वही एल्गोरिदम की अगर हम बात करें कि 100 से लेकर 100 तक नंबर्स उस वैल्यूज़ को इनपुट करना है, तो 1 से लेकर 100 तक आप कोई भी वैल्यू जो एंटर करेंगे न्यूमेरिक वैल्यू, वो वैलिड टेस्ट डेटा में आएगा। इसके अलावा अगर कोई वैल्यू एंटर करेंगे वो इनवैलिड टेस्ट डेटा होगा। मसलन -1, 101, 150 ये इनवैलिड टेस्ट डेटा में शामिल होगा। ऐसे एग्जामिनेशन सिस्टम में देखें, एग्जामिनेशन सिस्टम में की मिसाल में कि मैंने आपको बताया था कि कम से कम 0 मार्क्स और ज़्यादा से ज़्यादा फुल मार्क्स, तो ऐसा सब्जेक्ट जिसके मैक्सिमम 75 मार्क्स होंगे उसमें कम से कम आप 0 मार्क्स दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 75 दे सकते हैं। तो फिर 0 से लेकर 75 की रेंज में जो 75 तक होगा डेटा, वो वैलिड टेस्ट डेटा होगा। इसके अलावा इनवैलिड टेस्ट डेटा होगा। मसलन मैं -5, -10, 78, 100 ये कोई वैल्यू अगर एंटर करने की कोशिश करेगा तो ये इनवैलिड टेस्ट डेटा होगा। और ये क्यों किया जाएगा? ताकि सिस्टम के स्टेबल होने को चेक किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डेटा टाइप जो टेस्ट डेटा की है वो है बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज। बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज की क्यों हम इनको चेक करते हैं? ये बाउंड्री टेस्ट वैल्यूज ये इंडिकेट करती हैं कि हम सिस्टम को एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनके लिए भी चेक करें, क्या कम से कम वैल्यू के वो भी सिस्टम प्रॉपरली हैंडल कर रहा है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू के लिए भी सिस्टम सही तौर पे काम कर रहा है। इसलिए सबसे कम और सबसे ज़्यादा वैल्यू को लेके तो सिस्टम को चेक किया जाता है। चुनाचे अगर हम वही एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं कि जिसमें 1 से लेके 100 तक नंबर्स को इनपुट करना है न्यूमेरिक वैल्यू से, तो 1 उसमें सबसे कम वैल्यू है, 100 सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो 1 के लिए और 100 के लिए जब हम सिस्टम को चेक करेंगे कि क्या ये दुरुस्त तौर पे बिहेव कर रहा है, सही रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहा है, तो ये बाउंड्री वैल्यूज़ के लिए हम टेस्ट कर रहे होंगे। तो 1 और 0 इस केस में बाउंड्री वैल्यूज़ हैं, और इन बाउंड्री वैल्यूज़ के लिए जब हम टेस्ट करेंगे तो बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज़ ये होंगे। ऐसे एग्जामिनेशन सिस्टम में अगर 0 मिनिमम मार्क्स हैं और 75 मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो सिस्टम में हम 0 एंटर करके भी देखेंगे क्या रद्द-ए-अमल आता है, 75 एंटर करके भी देखेंगे जो मैक्सिमम मार्क्स हैं क्या रद्द-ए-अमल आता है। तो 0 और 75 ये बाउंड्री वैल्यूज़ हैं। इसके बाद अगला जो डेटा फॉर्मेट है वो रॉन्ग डेटा फॉर्मेट है। अब रॉन्ग डेटा फॉर्मेट से मुराद ये कि हम इलीगल या गैर इनअप्रोप्रिएट या रॉन्ग डेटा
जो है उसका फॉर्मेट वो एंटर करें। डेटा तो दाखिल करें, लेकिन जिस अंदाज का, जिस किस्म का डेटा दाखिल करना है, हम उस किस्म का डेटा दाखिल नहीं कर रहे, बल्कि किसी और तरह का डेटा दाखिल कर रहे हैं। गैर मौजू, गैर कानूनी तौर पे ये रॉन्ग डेटा फॉर्मेट हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसलिए हम करते हैं कि क्या सिस्टम यूज़र के गैर मुतवक्को रद्द-ए-अमल को सामने रखते हुए क्या सही तौर पे बिहेव कर रहा है, क्या रॉन्ग डेटा के केस में वो सही हमें मैसेजेस से इस बात को आगाह कर रहा है कि क्या सिस्टम सही तौर पे काम करेगा या नहीं करेगा, सिस्टम क्रैश तो नहीं कहीं हो जाएगा। ये सारी बातें चेक करने के लिए रॉन्ग डेटा फॉर्मेट दिया जाता है। मसलन ये कि आपने एंटर करना था किसी जगह पे न्यूमेरिक वैल्यू, कोई नंबर एंटर करना था, आप उसकी जगह पे कोई कैरेक्टर एंटर कर देते हैं। अब डेटा तो आप एंटर कर रहे हैं लेकिन उसका फॉर्मेट गलत है, तो न्यूमेरिक की जगह पे आप कैरेक्टर एंटर कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग डेटा फॉर्मेट हो गया। मसलन किसी जगह पे आपने इंसानों की तादाद को एंटर करना है और वो होल नंबर्स हैं, 0 से लेके कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो आप उसकी जगह पे फ्लोटिंग पॉइंट या फ्रैक्शनल वैल्यू एंटर करें। मसलन आपने 3, 7, 0, 10 इस किस्म की वैल्यू एंटर करनी है, तो आप 1.97, 3.25 एंटर करेंगे, तो ये रॉन्ग डेटा फॉर्मेट हो जाएगा। और एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करें, किसी जगह पे आपने रोल नंबर एंटर करना है, रोल नंबर की जगह पे आपने नाम एंटर कर दिया, नाम एंटर करना है, नाम की जगह पे आपने मार्क्स एंटर कर दी, तो ये रॉन्ग डेटा फॉर्मेट है। इस को किस लिए हम देते हैं, ताकि पता चले कि अगर आपने सही अंदाज में डेटा नहीं दिया, सही फॉर्मेट में डेटा नहीं दिया, तो क्या आपका सिस्टम इस काबिल है, इस अहल है कि वो निशानदेही कर सके कि आपके डेटा का फॉर्मेट ठीक नहीं है और सिस्टम कहीं क्रैश तो नहीं हो जाएगा। इसको देखने के लिए अगली डेटा की टाइप है जो टेस्ट डेटा की, वो है एब्सेंट डेटा। हम सिस्टम को डेटा तो दे के चेक कर रहे हैं, बाद सिचुएशन में ऐसे होगा कि हम डेटा किसी जगह पे दरकार है तो डेटा को छोड़ देंगे, डेटा नहीं देंगे और ब्लैंक फील्ड को छोड़ देंगे या खाली छोड़ के और फिर चेक करेंगे क्या हमारा सिस्टम सही बिहेव कर रहा है या नहीं। ये भी मुमकिन है कि यूजर किसी जगह पे कोई वैल्यू एंटर करनी है, वो नहीं एंटर करता, उसको छोड़ देता है, तब हमारा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा। इस बात को जानने के लिए एब्सेंट डेटा हम इस्तेमाल करते हैं, और ताकि हमें हमारा अगर इनपुट नहीं किया गया तो कहीं सिस्टम हमारा क्रैश तो नहीं हो जाएगा, कहीं सिस्टम हमारा गैर मुतवक्को तौर पे बिहेव तो नहीं करेगा। सिस्टम की दुरुस्तगी को चेक करने के लिए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि अगर डेटा एंटर नहीं किया और डेटा वो दरकार है, लाजमी दरकार है, तो यूज़र को क्या सही तौर पे पैगामात के ज़रिए इस बात की निशानदेही की जा रही है कि आपने यहाँ पे डेटा एंटर करना था और आपने नहीं किया, तो इसलिए एब्सेंट डेटा इस्तेमाल किया जाता है और चेक किया जाता है। मसलन किसी एक सॉफ्टवेयर में आपने कोई इंफॉर्मेशन दाखिल करनी किसी शख्स की, तो वहाँ पे उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दरकार है, तो अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो कि लाजमी तौर पे दरकार है वो एंटर नहीं करते, तो क्या आपका सिस्टम वो इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्या वो सिस्टम में डेटाबेस में दाखिल कर देगा। तो इस चीज़ को जानना, देखें ये ना हो कि वो इंफॉर्मेशन ज़रूरी थी वो छोड़ दी और सिस्टम ने कबूल कर लिया और मैसेज भी नहीं बताया कि भाई ये दरकार इंफॉर्मेशन थी, तो बाद में पूरे का पूरे इश्यूज बन जाए। तो इसलिए एब्सेंट डेटा के साथ चेक किया जाता है। मसलन एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करें, अगर किसी जगह पे किसी सब्जेक्ट के नंबर किसी बंदे ने छोड़ दिए हैं, वो एंटर नहीं किए, तो क्या उस सूरत में इस बात की निशानदेही की जाती है कि फलां सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो बच्चे के वो एंटर नहीं हुए, या फलां सब्जेक्ट एंटर ही नहीं हुआ, आप उसके मार्क्स एंटर करें, या रिजल्ट को वो कंपाइल करने से सिस्टम रोक दे या निशानदेही करे कि जब तक आपने ये मार्क्स एंटर नहीं करने मैं रिजल्ट के लिए फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता। इन सब बातों की निशानदेही एब्सेंट डेटा की मदद से होगी और पता चलेगा कि अगर हमने कोई वैल्यू, ज़रूरी डेटा दरकार जो था उसको एंटर करने से छोड़ दिया, तब हमारा सिस्टम क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा। इस चीज़ को जानना एब्सेंट डेटा के साथ इसमें होता है। इसके बाद हम देखते हैं वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन से क्या मुराद है? वेरिफिकेशन से मुराद ये है इस बात को जानना कि जो हम सोल्यूशन डेवलप कर रहे हैं क्या एक्चुअली वो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जिस प्रॉब्लम के लिए हमने वो सोल्यूशन बनाया था। क्या एक्चुअली हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, जो काम हमने करना है वही काम कर रहे हैं। इस बात को जानना
ये वेरिफिकेशन कहलाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम बात कर सकें कि वेरिफिकेशन का जो अमल है इस बात को चेक करता है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं क्या वो दुरुस्त है या नहीं, मतलब ये आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, ये वेरिफिकेशन कहलाएगी। वेरिफिकेशन के सिलसिले में मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। आपकी बुक की एग्जांपल्स हैं, 3 एग्जांपल्स और बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मसलन आपने एक कैलकुलेटर डेवलप किया जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट जिसकी मदद से निकालना है, तो इस बात को चेक करना कि क्या आपका कैलकुलेटर वाकईतन कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकाल रहा है, तो वो इस बात को जानना कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा, ये वेरिफिकेशन है। कहीं कंपाउंड की जगह पे सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं निकाल रहा, तो ये वेरिफिकेशन कहलाएगा। दूसरी इसकी मिसाल ऐसे है कि मसलन आप पिज़्ज़ा की शॉप पे जाते हैं और चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और साथ ये कहते हैं कि पिज़्ज़ा कम स्पाइसी हो और उसका टेस्ट अच्छा हो। तो जब पिज़्ज़ा आपको डिलीवर किया जाता है तो पिज़्ज़ा को आप देखते हैं, तो पिज़्ज़ा को देखने पे आपको ये पता चल जाएगा ये चिकन पिज़्ज़ा है या नहीं, क्योंकि उसके ऊपर चिकन के पीसीज होंगे और उससे आपको पता चल जाएगा ये चीज़ वेरिफिकेशन। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं कि फ़र्ज़ किया आप एक ऐसा एल्गोरिदम डेवलप करते हैं जिसमें एक नंबर्स की लिस्ट को इनपुट किया जाता है और आपका एल्गोरिदम उसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे देता है। तो जब आप उस एल्गोरिदम को चेक करते हैं तो देखते हैं कि क्या एल्गोरिदम लिस्ट इनपुट कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसके बाद क्या लिस्ट ही आउटपुट कर रहा है या नहीं। अगर वो लिस्ट आउटपुट करता है इसका मतलब ये कि लिस्ट ले रहा है और लिस्ट ही दे रहा है। अब वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, ये बात है। अगर वो नंबर्स की लिस्ट ही जाहिर करता है तो हम कहते हैं जी कि लिस्ट जाहिर करनी थी तो लिस्ट ही जाहिर कर रहा है, तो वेरीफाई हो गया कि हमारा सिस्टम दुरुस्त तौर पे काम कर रहा है। दूसरी चीज़ है वैलिडेशन। वैलिडेशन से मुराद ये कि क्या जो सोल्यूशन है सोल्यूशन दुरुस्त है या नहीं है, इस बात को जानना वैलिडेशन है। दूसरे लफ्ज़ों में वैलिडेशन एक ऐसा अमल है जिसमें आप किसी प्रोडक्ट के बारे में ये जानते हैं कि क्या वो अप टू मार्क है या नहीं, क्या वो दुरुस्त काम कर रही है या नहीं, क्या आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट सही नताइज दे रही है या नहीं, इस बात को जानना वैलिडेशन कहलाएगा। वही तीनों मिसालें जो अभी मैंने दी हैं वैलिडेशन के ज़िम्मन में हम देखेंगे। इसमें देखें, फर्ज किया आपने कैलकुलेटर बनाया कंपाउंड इंटरेस्ट को डेवलप करने वाला, तो वेरिफिकेशन इस बात को जानना है कि क्या वाकईतन कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकल रहा है या नहीं निकल रहा, ये हो गई वेरिफिकेशन। और वैलिडेशन क्या होगा कि क्या एग्जैक्ट जवाब आ रहा है या नहीं, जितना कंपाउंड इंटरेस्ट किसी मुद्दत के लिए बनना चाहिए क्या आपका सॉफ्टवेयर उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा, ये चीज़ वैलिडेशन कहलाएगी। दूसरी बात, पिज़्ज़ा शॉप पे आप जाते हैं और चिकन पिज़्ज़ा को ऑर्डर करते हैं और कहते हैं कि पिज़्ज़ा लेस स्पाइसी हो, उसका टेस्ट अच्छा हो, तो आप वेरिफिकेशन इस ज़मरे में आएगी जब आप पिज़्ज़ा को देखेंगे और पिज़्ज़ा को देखने के बाद आप को पता चलेगा कि ये चिकन पिज़्ज़ा है, क्योंकि उस पे चिकन के पीसेस आपको नजर आ जाएंगे। ये हो गई वेरिफिकेशन। और वैलिडेशन क्या होगी कि जब पिज़्ज़ा को आप एक्चुअली टेस्ट करेंगे, खाएंगे, तो उससे पता चलेगा कि पिज़्ज़ा कम स्पाइसी है या ज़्यादा स्पाइसी है, इसका टेस्ट अच्छा है या नहीं है, वो चखने पे पता चलेगा। तो वैलिडेशन क्या हुआ, जब आप पिज़्ज़ा को चखेंगे तो पता चलेगा पिज़्ज़ा का टेस्ट अच्छा है या नहीं अच्छा, कम स्पाइसी है या ज़्यादा स्पाइसी है, ये वैलिडेशन। और वेरिफिकेशन क्या है कि ये चिकन पिज़्ज़ा है या नहीं, वो आपने पिज़्ज़ा की शक्ल को देख के, उस पे चिकन पीसेस को देख के आपको पता चल गया। और फिर वही तीसरी मिसाल एल्गोरिदम वाली कि आप एल्गोरिदम एक बनाते हैं जिसमें एक नंबर्स की लिस्ट को इनपुट किया जाता है और फिर आप ये करेंगे कि उस लिस्ट को आप इसने का एल्गोरिदम असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे रहा है। तो वेरिफिकेशन ये है कि आप नंबर्स की लिस्ट इनपुट करते हैं और आउटपुट वो एक लिस्ट ही करते हैं, ये होगी वेरिफिकेशन की लिस्ट आउटपुट हो रही है। अब वो लिस्ट एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, कहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं, कहीं को ऑर्डर में मिसिंग तो नहीं, इस बात को यकीनी बनाना कि लिस्ट वाकईतन असेंडिंग ऑर्डर में है, ये वैलिडेशन कहलाएगी। इसके बाद फर्दर हम देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन और करेक्शन ऑफ एरर्स, इसमें से क्या मुराद है।
आइडेंटिफिकेशन से मुराद ऑफ एरर से मुराद है कि आप अपने सिस्टम को इस बात के लिए चेक करें कि कहीं इसमें गलती तो नहीं, आप उसमें से गलती की निशानदही करें। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर कहलाएगा। और करेक्शन ऑफ एरर से मुराद ये कि जो एरर आपने दरियाफ्त कर ली कि आपके सिस्टम में एरर है, किसी सोल्यूशन में एरर है, उस एरर को दुरुस्त करना, उस गलती को दुरुस्त करना, वो करेक्शन ऑफ एरर। एरर्स मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। एक एरर लॉजिकल एरर कहलाती है। लॉजिकल एरर ये होती है कि आप गलत एल्गोरिदम की या गलत पाथ फ्लो को फॉलो कर लेते हैं, तो लॉजिकल एरर होती है। मसलन किसी जगह पे आपने ये करना था कि x लेस देन 50 एंटर करना था, आप x ग्रेटर देन 50 एंटर कर दें। आपको तो x की वैल्यू 50 से कम चाहिए, आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 50 एंटर करते हैं, तो ये लॉजिकल एरर होगी। आपने एवरेज निकाल ली थी a प्लस बी ओवर 2, a प्लस बी सम करके उसको 2 पे डिवाइड करना था, दो नंबर्स के एवरेज के लिए, तो आप a मल्टीप्लाइड बाय b डिवाइडेड बाय 2 कर देते, तो ये भी गलत एल्गोरिदम की पैरवी होगी। तो ये इस किस्म का जो एरर है लॉजिकल एरर। एक मिसाल और आखिर में बता दूं कि फ़र्ज़ किया कोई कंपनी ये डिसाइड करती है कि अपने उन एम्प्लॉयज़ को ईद पे बोनस देना है जिनकी तनख्वाह 15,000 से कम है, तो सैलरी लेस देन 15,000 उसमें लिखना चाहिए हमें, अगर आपने कोई सिस्टम डेवलप किया। तो अगर आप सैलरी ग्रेटर देन 15,000 लिख देंगे तो क्या होगा, बजाय उन एम्प्लॉयज़ को जिनकी तनख्वाह 15,000 से कम है ईद पे बोनस मिले, उन लोगों को बोनस मिल जाएगा जिनकी तनख्वाह 15,000 से ज्यादा। तो ये एरर्स जो गलत पाथ फ्लो को फॉलो करने की वजह से आते हैं, जिनकी वजह से आपका पाथ फ्लो गलत डायरेक्शन में चला जाता है, ये लॉजिकल एरर्स होते हैं। इनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, थॉरो आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है, और फिर आपको टेस्टिंग के बाद ही पता चलता है कि ये एरर्स वाकई हो गई हैं, और मुकम्मल तौर पे पूरी हर चीज़ को आप तफसील से देखेंगे तब इन एरर को दूर किया जा सकता है। उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको वाज़ेह हो गया होगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।